हाय दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास चली थी वो थी क्वेश्चन पर्सन बनेगा किस प्रकार बनेगा। वो हमने पढ़ाया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। फिर पढ़ाया था कि भाषा की सबसे छोटी अंग या भाव कौन सा है, या फिर पढ़ाया था कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। फिर पढ़ाया था भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। उसके बाद अब टॉपिक है वर्ण, वर्ण के प्रकार या अंग। अगला टॉपिक है वर्ण के प्रकार। अगला टॉपिक है वर्ण के प्रकार या वर्ण के अंग। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आप सभी दोस्तों को मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो हिंदी क्लास चल रही है यो CTET UP TET उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हम आपके SSC GD UPSI UP पुलिस RO ARO या और जिन पेपरों में हिंदी आती है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसी एक पेपर के लिए नहीं पढ़ जा रही है, पढ़ा जा रहा है बिल्कुल प्योर निचोड़, हिंदी का प्योर निचोड़ जो किसी भी पेपर में आ सकता है। हर पेपर में इस वर्ण से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते जरूर हैं। अगला टॉपिक है वर्ण के प्रकार या अंग। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ण का पहला प्रकार कौन सा है? उसे बोलते हैं स्वर। जो वर्ण का पहला प्रकार है उसे बोलते हैं स्वर। जो दूसरा प्रकार उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। ये वर्ण जो है स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है ना। स्वर किन्हें कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र ही बोले जाते हैं। स्वर कौन होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं और जो स्वतंत्र ही उच्चारित होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वर। ये कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? ग्यारह। मूल भाषा में हमारे कितने स्वर थे? 13। जो हिंदी में जो 13 स्वर है वे होते हैं मूल भाषा में, और जो हिंदी में 11 स्वर होते हैं वे होते हैं हिंदी भाषा में। अब जो क्वेश्चन आएगा, अब जो वर्तमान में स्वरों की संख्या है वो है 11 और मूल भाषा में कितने थे? 13। इसके बाद आता है व्यंजन।
व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, और ना ही स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। और अगली बात, जो व्यंजन है उन्हें बोलने के लिए, अगर हम व्यंजनों को बोलेंगे तो उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र ही उच्चारित होते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, ना ही स्वतंत्र बोले जाते, ना ही स्वतंत्र लिखे जाते। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी होती है। इनकी संख्या होती है 33। इनकी संख्या 33 होती है। अब जो है ये जो है स्वर कौन कौन से होते हैं मैं उन्हें लिख रहा हूं। स्वर ये होते हैं ए आ, ए आ, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई। फिर होता है छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद होता है री, इसके बाद होता है ए पे डी, ए पे ऐनक। इसके बाद होता है ओ औ, ओ और औ। ठीक। ये जो हैं जो स्वर है इन्हें याद कर लेना कौन कौन से स्वर है। ठीक है, किसके बाद कौन सा था इनका क्रम भी बूझ लेता। ई के पहले कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा स्वर आएगा, ई के बाद कौन सा स्वर आएगा, छोटे ऊ के पहले कौन सा स्वर आएगा या छोटे ऊ के बाद कौन सा स्वर आएगा, इनका क्रम भी याद करके रखना है। ठीक है ना। अब जो है ये तो होगा 11, ये कौन से हैं 11, ये हैं 11। जो ये 13 हैं, हिंदी स्वर, ये हैं 11 हिंदी स्वर। अब जो 13 हैं उन्हें लिखवा रहा हूं।
मूल भाषा में 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल भाषा में स्वरों की संख्या। तेरह होती हैं। अब देखिए ये 13 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके बाद कौन सा जगह? रिरी। रिरी के बाद कौन सा जगह? ए पे डी, ए पे एनक। इसके बाद कौन सा? और इसके बाद आएगा ओ और औ। कितने हो गए? 11 ये हो गए, 11 हो गए। दो कौन से हैं? दो हैं, एक तो हो गया आपका अनुस्वार, एक हो गया विसर्ग। जो हमारी मूल भाषा उसमें अनुस्वार और वो अनुस्वार और विसर्ग को भी गिना है स्वर, उन्हें क्या माना गया है? स्वर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनुस्वार। यह है विसर्ग। इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवा। ये दो स्वर ऐसे हैं जिन्हें अयोगवा बोला जाता है। अयोगवा। अयोगवा का मतलब है ए, ए प्लस योग, प्लस वहा। बैठ जाओ। इसका अर्थ क्या हो गया? अयोगवा का अर्थ क्या? ए माने नहीं, योग माने जोड़, वह माने वहन। वे वन जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है अयोगवाह का अर्थ है वे वर्ण जो, अयोगवाह का अर्थ है वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ, वे वर्ण जो वे वर्ण जो
व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। अयोगवा कहा जाते हैं। अयोगवा का अर्थ क्या हो गया? वे वन जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। ये जो अयोगवा है ना, ये व्यंजनों के साथ तो जुड़ते नहीं, सुरों के साथ जुड़कर अयोगवा सुरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं। यहां तक दिख रहा है? लिखा जा रही है समझ में? ये जो अयोगवा है, ये व्यंजनों के साथ तो जुड़कर वहन नहीं होते, वो जो 11 स्वर है हिंदी के, उनके साथ जुड़कर वहन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तार लो, इस टाइम अपने स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। सभी ने ताल लिया? समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए। जो ये है ना, ये स्वर, स्वरों को संस्कृत में अच बोलते हैं। ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। स्वरों को जो संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच। ये पेपर में बहुत बार आ जाता है कि स्वरों को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? उन्हें अच नाम से जाना जाता है, अच नाम से। एक बात समझ लीजिए, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण क्या प्रकार के होते हैं? या वर्ण के अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र तो होते हैं और स्वतंत्र बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इन मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 13। अगर कहीं मूल भाषा में स्वरों की संख्या बोली जाए तो 13 उत्तर लगाना है, और स्वरों की संख्या निकाली, स्वरों की संख्या बूझी जाए तो वो वर्तमान में बूझ रहा जो अब चल रही है वो कितनी है? 11। ये 11 स्वर कौन कौन से? ए आ ई ई उ री ए ओ ओ। और जो मूल भाषा में स्वर है वे हैं 13। ये वाले 13 स्वर। एक तो यह है अनुस्वार, एक विसर्ग। इन दोनों क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है अयोगवा। इन दोनों को क्या बोला जाता है? अयोगवा। जो अयोगवा है, इसका मतलब है ए माने नहीं, योग माने जुड़कर, वह माने वहन। वे वर्ण जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, क्या कहला जाते हैं? अयोगवा। जब ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, किसी न किसी के साथ तो जुड़कर वहन होंगे। किसके साथ जुड़कर वहन होंगे? ये हो गए स्वरों के साथ जुड़कर वहन। आगे समझ में? और कोई कहीं डाउट? ठीक है, अगला टॉपिक है स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के प्रकार कह दो, भेद कह दो, या अंग कह दो। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। इसके बाद इन्हें बोलते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जो स्वरों के प्रकार हैं इन्हें बोलते हैं मात्रा व उच्चारण मात्रा
व उच्चारण में लगने वाले मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर। जो 3 प्रकार बताए जाएंगे, इनमें जो मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार होता है, जो सुरों का पहला प्रकार है वो है हस्वर, हर्ष, हर्ष। इसे हस्वर को क्या क्या बोल सकते हैं? लघु, इसे लघु भी बोलते हैं। हस्वर को लघु भी बोलते हैं। तीसरा नाम इसका क्या है? छोटा, छोटा स्वर। हस्वर को हस्वर भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं, छोटा भी बोलते हैं। और इसका एक नाम क्या हो रहा है? एक मात्रिक। एक मात्रिक। इसके बाद इसे मूल स्वर भी बोलते हैं। मूल, क्या बोलते हैं? मूल। इसके जो ये 2 नाम है ना, इसके 2 नाम है। एक तो ये लघु और एक मात्रिक और मूल स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बूझ लेता है पेपर में। दूसरे नंबर पे है ये जो हर्ष स्वर है या लघु स्वर है, छोटे स्वर, एक मात्रिक है या मूल स्वर है। ये कौन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। चार। चार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए, दूसरा होता है आ। पहला कौन सा होता है? सुरों की संख्या कितनी होती है? 4। पहला होता है ए, दूसरा होता है ई, तीसरा जो होता है वो होता है ऊ, और जो चौथा होता है ना वो होता है रिरी। पहला क्या होगा? ए, दूसरा क्या होगा? ई, तीसरा क्या होगा? ऊ, चौथा क्या होगा? रिरी। ये जो है इन चारों क्या बोलते हैं? हस्वरी बोलते हैं, लघु स्वरी बोलते हैं, छोटा स्वरी भी, एक मात्रा और मूल भी, मूल स्वर ही बोलते हैं। इसके बाद जो होता है इनका जो चिन्ह है ना, चिन्ह, इसका जो चिन्ह है इसका जो चिन्ह है वो होता है आई। जैसे ये ब्रैकेट के अंदर जो आई है ना, ये इसका चिन्ह होता है। चिन्ह चिन्ह इस चिन्ह से संबंधित भी सवाल पूछ लेता है पेपर में कि हस्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर या एक मात्रिक, मूल मात्रिक स्वर को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। वो चिन्ह ये है जो आई वाला है ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है ना, इसे भी याद रखना। दूसरे नंबर पे क्या आता है? जो दूसरे नंबर का स्वर है वो होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को दूसरे नाम से किससे बोल लो? गुरु। ये गुरु इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन सा है? बड़ा।
बड़े के बाद कौन सा है? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक के बाद कौन सा है? संधि स्वर। द्विमात्रिक के बाद जो नाम है इसका वह है संधि स्वर। जो दीर्घ स्वर है ना, गुरु स्वर ही बोल सकते हैं, बड़ा स्वर ही बोल सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर ही बोल सकते हैं और संधि स्वर भी बोल सकते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या होती है 7। अब ये 7 कौन कौन से होते हैं? ए आपका यहाँ आ गया, ई आपका यहाँ आ गया, छोटा वो आपका यहाँ आ गया, रीरी आपका यहाँ आ गया, और जो 11 स्वर है, 4 तो ये हो गए, 11 में से 4 निकाल दे, कितने बचेंगे? 7। जो यहाँ 4 आ गए उन्हें छोड़ के जो बाकी के 7 स्वर है वे कहाँ आएंगे? वे होंगे दीर्घ स्वर। वे कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए कितने हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। 3 और 2 5। उसके बाद कौन सा आता है? ओ। इसके बाद क्या आता है? औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, गुरु स्वर भी कह सकते हैं, बड़ा स्वर भी कह, द्विमात्रिक भी कह सकते हैं और संधि स्वर भी कह सकते हैं। एक मात्रिक का अर्थ, एक मात्रिक का मतलब है जिनके उच्चारण में एक मात्रा के जितना समय लगता है। द्विमात्रिक का मतलब है जिन सुरों के उच्चारण में 2 मात्रा के जितना टाइम लगता है उन्हें कहते हैं द्विमात्रिक। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, इसका जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है ना, वो दीर्घ स्वर का जो चिन्ह है वो एस टाइप का। इसे जो एस टाइप के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जैसे हर स्वर को आई टाइप के स्वर, आई टाइप के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दीर्घ स्वर को एस टाइप के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। एक बार अपनी कॉपी में इन्हें ताल लो, स्क्रीनशॉट ले लो। प्लुत स्वर थोड़ा बड़ा है, इसे इसके बाद बोर्ड को बिछाने का दोबारा समझाऊंगा। इसके बाद जो तीसरा स्वर है वो है प्लुत स्वर। मैंने ये इसलिए नहीं बिठाना कि दोबारा भी समझाना, कहीं किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद है प्लुत स्वर। इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक भी कहते हैं इसे। प्लुत स्वर को किस नाम से, प्लुत स्वर को दूसरे नाम से किस नाम से जानता है? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का अर्थ है 3 मात्राओं के जितना समय। यदि किसी स्वर को प्लुत स्वर हो गया, त्रिमात्रिक हो गया, जो त्रिमात्रिक स्वर है इसे त्रिमात्रिक नाम से क्यों जानते हैं? इस स्वर को बोलने के लिए 3 मात्राओं को जितना समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं। यदि किसी स्वर को
इसे पुरुष स्वर क्यों कहते हैं, इसकी वो परिभाषा मैं लिखवा रहा हूं। यदि किसी स्वर को लंबे समय तक यदि किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो पुरुष स्वर कहलाता है। उच्चारित किया जाए तो वह पुरुष स्वर कहलाता है। इसका जो चिन्ह है, पुरुष स्वर का जो चिन्ह है, जो पुरुष स्वर का जो चिन्ह है वो है मैया, जैसे मैया होगा, ठीक है ना, उसका चिन्ह है पुरुष स्वर को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है अपूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम। जैसे ओम हो गया, जैसे ओम हो गया, ओम जो है वो पुरुष स्वर का उदाहरण है। पुरुष स्वर ज़्यादा प्रयोग कहाँ होते हैं, जो हिंदी के नाटक है, जो रामायण है, महाभारत में, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पुरुष स्वर प्रयुक्त में होता है। जैसे बोलता हे राम, हे भगवान, इन शब्दों में क्या यूज होता है, पुरुष स्वर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अब सभी अपने अपने रजिस्टर में उतार लो। ये उतार लिया सबने अपने रजिस्टर में। इसका जो क्या उदाहरण होगा, 1 2 3, चौथा उदाहरण जो है, चौथा उदाहरण बोर्ड पे जगह नहीं है लिखने के लिए। चौथा उदाहरण आप ऐसे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। चौथा उदाहरण, अगर किसी कुएं में कोई बाल्टी गिराने पर जो ध्वनि बार बार सुनाई देती है, उस ध्वनि का जो उदाहरण है वो है वो ध्वनि किसका उदाहरण है, पुरुष स्वर का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद जो उदाहरण, एक उदाहरण दे, जैसे कोई पटाखा, उसे फोड़ते हैं, उसे फोड़ने के बाद जो ध्वनि बार बार सुनाई देती है, या 2 बार या 3 बार या 4 बार सुनाई दी, वो ध्वनि किसका उदाहरण है, पुरुष स्वर का उदाहरण है। ठीक है, क्या उदाहरण हो गए, 1 2 3 और 2 मैंने आपको लिखवा दिया। अगर कोई बाल्टी गिरती है, गिराने पर उसमें से कोई आवाज़ 3-4 सेकंड के लिए बार बार सुनाई दे, वो भी पुरुष स्वर का उदाहरण है। अगर कोई पटाखा फोड़ते हैं, वो पटाखा फूटने के बाद उसमें से कोई ध्वनि 3-4 सेकंड के लिए कोई आवाज़ बार बार सुनाई दे, वो भी पुरुष स्वर का उदाहरण है। और पुरुष स्वर का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ में होता है, सीरियलों में होता है। ये जो नाटक चलते हैं टीवी पे, इनमें होता है, सीरियलों में होता है। और जो रामायण जो आपने देखे उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है, और महाभारत में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग पुरुष स्वर का ही हुआ है। ये जो पुरुष स्वर का उदाहरण है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं।
ठीक है ना। इसकी बस एक ही पहचान है, जो ध्वनि बार बार सुनाई दे, जो ध्वनि बार बार सुनाई दे वो ध्वनि किसकी होगी, पुल्लिंग स्वर का उदाहरण होगी उदाहरण होगी। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है पुल्लिंग स्वरों की संख्या। इनकी जो संख्या है वो 8 है। पुल्लिंग स्वरों की संख्या कितनी है, 8। पुल्लिंग स्वरों की संख्या कितनी है, 8। एक तो हो गया ए, एक तो हो गया ए, और 7 कौन से हो गए, 7 हो गए दीर्घ स्वर। 7 कौन से हो गए, दीर्घ स्वर। पुल्लिंग स्वरों की संख्या कितनी है, 8। एक हो गया ए और 7 का हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, इन्हें बोलते हैं ए और प्लस 7 दीर्घ स्वर कितने होंगे, 8 स्वर। इन्हें बोलते हैं पुल्लिंग स्वर। आज के लिए बस इतना ही। सभी अपनी रजिस्टर में ताल लीजिए बोर्ड, और जो ऑनलाइन देख रहा है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 1 मिनट में दोबारा समझाता हूँ, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब भाई आपने रजिस्टर में ताल लियो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं एक बार समझाता हूँ कि पेपर में कहाँ कहाँ से आ जाता है। पेपर में इनके नाम आ सकते हैं। दीर्घ स्वर के नाम क्या क्या हैं, इसके हर्ष स्वर किस किस नाम से जाना जाता है, फिर आता है दीर्घ स्वर के नाम। ये हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये कौन कौन से हैं, इसका चिन्ह कौन सा है, हर्ष स्वर का चिन्ह कौन सा है, आई टाइप का है। फिर आ जाता है दीर्घ स्वरों की संख्या। ये कौन कौन से, ए आ ई, इसका चिन्ह आ जाएगा, दीर्घ स्वर का चिन्ह कौन सा है। फिर पुल्लिंग स्वर। पुल्लिंग स्वर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है त्रिमात्रिक। इसका जो आ जाएगा, इसका चिन्ह आ जाएगा एग्जाम में, इसे किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और इसके पुल्लिंग स्वर के उदाहरण। इसका जो है चिन्ह देकर पूछ लेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है पूर्ण विराम। और ये पुल्लिंग स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक ए और 7 दीर्घ स्वर। दोस्तों और भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर बता देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जो भी भाई UPSI की तैयारी कर रहा हो, या CTET या यूपी टेट की कोई भी तैयारी कर रहा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपया करें, जिससे किसी के पास पहुँचे और उसका सिलेक्शन होने से पूरा हो जाए।